हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे एक्ट इंक्लूड किए हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन नहीं बना पाए क्योंकि टाइम की कमी थी। तो क्वेश्चन मैं साथ साथ में बताता रहूंगा कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 2CB की। तो सेक्शन 2CB क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज इन इंडिया, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज इंडिया में है या जो एसेट्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनकी इंश्योरेंस कभी भी आप किसी फॉरेन कंपनी से नहीं करवा सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया है, इसके बहुत सारे प्लेन्स हैं। अब एयर इंडिया क्या रजिस्टर्ड कंपनी है, कहाँ की, इंडिया की। तो क्या एयर इंडिया अपने प्लेन्स की इंश्योरेंस यूएसए की किसी कंपनी से करवा सकती है, इंश्योरेंस कंपनी से? तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, एयर इंडिया जो कि इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी है वो अपने एसेट्स की इंश्योरेंस कभी भी किसी फॉरेन कंपनी से नहीं करवा सकती। तो क्या कभी नहीं करवा सकती? बस एक सिनेरियो में करवा सकती है, कब? जब उसके पास परमिशन हो अथॉरिटी की। तो देखो, जब भी आप इंश्योरेंस एक्ट 1938 पढ़ोगे, वहां पे आपको जहां पर भी अथॉरिटी वर्ड दिख रहा है उसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इरिडाई। उसका मतलब है इरिडाई। तो जहां पे भी अथॉरिटी वर्ड दिख रहा है उसका मतलब क्या है, इरिडाई। तो एयर इंडिया अगर देखो यूएसए की कंपनी से इंश्योरेंस करवानी चाहती है अपने प्लेन्स की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इरिडाई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वो यूएसए की कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकती है अपने प्लेन्स की। पर यहाँ पे देखो एक और सिनेरियो देखते हैं कि सपोज एयर इंडिया के पास परमिशन तो नहीं है एयरडाई की, पर फिर भी इसने यूएसए की कंपनी से अपने प्लेन्स की इंश्योरेंस करवा ली। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एयर इंडिया पे पड़ेगा फाइन। फाइन कितने का पड़ेगा, मैक्सिमम 5 करोड़ का। ठीक है, तो यहां से आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि सपोज एक पर्सन है, उसकी एसेट्स जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसने किसी फॉरेन कंपनी से इंश्योरेंस करवा ली अपने एसेट्स की विदाउट अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। तो उस पर मैक्सिमम फाइन कितने का लग सकता है? तो ऑप्शन में दिया होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 करोड़। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और ये कहां मेंशन है, आपके सेक्शन 2CB में। बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 3 जो की है बेस्ड रजिस्ट्रेशन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज मैंने एक कंपनी खोल ली है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरे को सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये मेंशन का है सेक्शन 3 में। अब यहाँ पे एक चीज समझना, सपोज मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड और ये कंपनी मैं खोल रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। अब मैं डील कर रहा हूँ चारों इंश्योरेंस में, कौन कौन से, एक स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस, फिर जनरल इंश्योरेंस और फिर री इंश्योरेंस। मैं चारों में डील कर रहा हूँ। तो मेरे को कितनी बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड का? 4 बार। जितनी फील्ड में आप कंपनी खोल रहे हो उतनी फील्ड के आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। अगर मैं सिर्फ लाइफ और जनरल के लिए खोल रहा होता है एबीसी लिमिटेड, तो मेरे को 2 रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं। अगर मैं चारों के लिए खोल रहा हूँ तो 4 रजिस्ट्रेशन। मतलब मैं जितनी फील्ड में अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल रहा हूँ उतनी फील्ड के मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। ये मेंशन है आपके सेक्शन 3 में। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं मेरी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा कैसे। ठीक है, कि आप, हाँ जी, आपको लाइसेंस दे दिया, अब आप खोलो अपनी कंपनी। तो लाइसेंस देगा आपको इरिडाई। ठीक है, लाइसेंस हमेशा प्रोवाइड कौन करता है, इरिडाई। और इरिडाई को ये पावर कहां से मिली है लाइसेंस देने की? तो इरिडाई को ये पावर मिली है कि जो इरिडाई एक्ट 1999 है उसमें एक रेगुलेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन 2002। उसके तहत इरिडाई जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है कंपनीज को। ठीक है, अब जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड कंपनी खोली, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो मेरे को क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे? ठीक है, तो मेरे को अपनी एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा इरिडाई को। कौन सा? इरिडाई फॉर्म R1। ये फॉर्म भर के एडाई को देना पड़ेगा। तो एडाई क्या है, पहले इस फॉर्म को पढ़ेगा, ठीक है, वो मेरी कंपनी की सिचुएशन समझेगा, मेरी कंपनी की पॉलिसी समझेगा, फ्यूचर देखेगा। ठीक है, फिर अगर उसको ये चीज समझ आती है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, एडाई फॉर्म R1 को। फिर इसके बाद क्या होगा, मेरे को दूसरा फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा, एडाई फॉर्म R2। और फिर जब जो एडाई है वो इस फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद मेरे को मिलेगा लाइसेंस। ठीक है, और इन दोनों में से किसी भी केस में अगर किसी को भी रिजेक्ट करता है तो वहां पर मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि दोनों फॉर्म एक्सेप्ट हो गए, मेरे को लाइसेंस मिल गया, तब तो ठीक है। अब क्या हुआ, एडाई ने पहले R1 फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया तो मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर R1 फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया और फिर R2 फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तब भी मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो दोनों केस में क्या होगा, जब मेरे को लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो एडाई ऐसे नहीं है कि उसने रिजेक्ट कर दिया और बैठ जाएगा ना। एडाई जो है वो रिजेक्ट करेगा, फिर एक पेपर पे पूरा रीजन लिखेगा, ठीक है, और ये मेरे को सेंड करेगा, एबीसी कंपनी को सेंड करेगा। ठीक है, कि भाई आपको ये चीज हमें समझ नहीं आई और इस वजह से हम आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। अब ये बात होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या घाटा है। सपोज मैंने सब कुछ अच्छी नहीं, मेरी नीयत भी काफी अच्छी है, मेरा प्लान भी काफी अच्छी है, मेरा प्रोजेक्ट भी सब कुछ अच्छा है, और जो एक इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, कि कैपिटल कितना होना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को इरडाई ने लाइसेंस देने से मना कर दिया। तो इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिनेरियो में मैं अपील कर सकता हूँ, कहाँ? सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है,
सपोज जिस दिन मेरे को ये लेटर मिला इरिडाई की तरफ से, जिसमें रीजन मेंशन था कि आपको हम लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे, तो जिस दिन मेरे को ये लेटर मिलेगा उसके नेक्स्ट 30 डेज तक मैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ और वहाँ पे अपील कर सकता हूँ कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया गया, ठीक है, मेरे को लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया। तो आप कहाँ अपील कर सकते हो अगर आपको रजिस्ट्रेशन ना मिले, आपको लाइसेंस ना मिले, तो आप कर सकते हो अपील सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 3A की। तो सेक्शन 3A क्या बोलता है आपको कि जैसे सपोज आपको जो मेरी एबीसी कंपनी थी, इसके दोनों फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, R1 और R2 दोनों फॉर्म एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, और मेरे को लाइसेंस मिल गया, मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है, मेरे को लाइसेंस मिल गया और मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, मेरे को एनुअल फीस भरनी पड़ेगी, हमेशा एनुअल फीस भरनी पड़ेगी जो इस लाइसेंस या इस रजिस्ट्रेशन है इसको रिन्यू करवाने के लिए, हमेशा मेरे को एनुअल फीस भरनी पड़ेगी। वो एजाई और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में आपस में डिसाइड होती है, ठीक है, तो वो हर साल उसको पे करनी पड़ती है अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए, हर साल भरनी पड़ती है। और ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है आपका सेक्शन 3A में, ठीक है, कि आपको हर साल एनुअल फी भरनी पड़ेगी। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हर साल क्या भरना पड़ेगा, एनुअल फी, और ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 3A में, ठीक है। तो ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कि एक कंपनी को, अगर एक कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, ठीक है, एक पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 2C की। तो सेक्शन 2C बोलता है अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो उसकी कंपनी क्या होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, और कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। तो क्या सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है, नहीं, कॉर्पोरेट सोसाइटी भी बना सकती है, ठीक है, एक केस है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी भी इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है, पर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसमें, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, या जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, उनके जो लॉज होते हैं उसके तहत वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस कंपनी बनती है तो वो हर फील्ड में इंश्योरेंस कर सकती है सिवाय री इंश्योरेंस के। वो री इंश्योरेंस कंपनी नहीं बन सकती, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन सकती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बन सकती है, पर री इंश्योरेंस कंपनी नहीं बन सकती। कौन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया हो गया, या तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्ट 2013 में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड का होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, या तो फिर जो उनकी स्टेट के लॉज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसके तहत वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस कंपनी बनती है तो वो किस फील्ड में इंश्योरेंस नहीं कर सकती, री इंश्योरेंस फील्ड में, ठीक है, जो री इंश्योरेंस होती है ना, जैसे अपनी जीआईसी आ रही है, वो कोऑपरेटिव वाली वो चीज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2C। अब बात करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कैपिटल कितना चाहिए अगर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, ठीक है। तो कैपिटल कितना चाहिए आपको, अगर आप खोल रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, अगर आप खोल रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए, 100 करोड़, 100 करोड़ तीनों के लिए, ठीक है, लाइफ, जनरल और हेल्थ, तीनों के लिए आपको पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए, 100 करोड़। पर वहीं अगर आप री इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हो तो आपको पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए, 200 करोड़, ठीक है। तो यहां से आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि किसी के भी पूछ लेंगे कि री इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है आपने तो पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए, 200 करोड़। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो पेड अप कैपिटल कितना चाहिए, 100 करोड़, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको यहाँ से। अब ये तो बात होगी पेड अप इक्विटी कैपिटल की, पर बात करते हैं हम नेट ओन फंड। तो नेट ओन फंड कितना होना चाहिए इन कंपनीज के पास, नेट ओन फंड होना चाहिए 5000 करोड़, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 5000 करोड़ नेट ओन फंड होना चाहिए तीनों केसों में, ठीक है, चारों केसों में, अगर आप री इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हो तब भी, लाइफ इंश्योरेंस खोल रहे हो तब भी, जनरल इंश्योरेंस खोल रहे हो तब भी, हेल्थ इंश्योरेंस खोल रहे हो तब भी, नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, 5000 करोड़। पर बात करें पेड अप इक्विटी कैपिटल की तो वो कितना होना चाहिए, एलजीएच के केस में होना चाहिए 100 करोड़ और री इंश्योरेंस के केस में 200 करोड़। ये सब कहां मेंशन्ड है, ये मेंशन है सेक्शन सी में, जिसमें दिया हुआ है रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए कैपिटल की, ठीक है, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है। इसके बाद पहले हमारा रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 भी होता था, सेक्शन 7 में होता था कि आपको फंड कितना मेंटेन करना है आरबीआई के पास, ठीक है, पर 2015 के अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन 7 कैंसिल हो गया है, अब इसको हटा दिया गया है इंश्योरेंस एक्ट 1938 से, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 34A, 34B और सेक्शन 34C। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझते हैं सीधा एक एग्जांपल से। सपोज हमारी वही एबीसी कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, एबीसी कंपनी है लिमिटेड जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अब आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, इरिडाई, इरिडाई करता है रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनी को। अब क्या है, जो इस इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजरल पर्सन है,
मैनेजरल पर्सन मतलब जो इसको मैनेज करते हैं, जो टॉप मोस्ट लेवल पे होता है, जैसे आपके होल टाइम डायरेक्टर हो गया या सीईओ हो गया या एमडी हो गया, वो होता है मैनेजरल पर्सन। वो निकले करप्ट, ठीक है, वो निकले करप्ट या उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, या जो उनके फैसले हैं उनसे पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इरडाई जो है वो इंटरवीन करेगा और वो इन मैनेजरल पर्सन को रिमूव कर देगा। ये पावर होती है एडाई के पास। ये कहाँ मेंशन्ड है, ये मेंशन है सेक्शन 34 बी में, कि वो किसी भी मैनेजरल पर्सन को रिमूव कर सकता है उसके ऑफिस से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर एडाई के पास पावर है उसको रिमूव करने की, तो एडाई के पास पावर होगी उसको अपॉइंट करने की भी, ठीक है। तो जो भी मैनेजरल पर्सन जो अपॉइंट होते हैं उनके लिए क्या होता है, अप्रूवल लेना होता है एडाई से, ठीक है। जो भी आप मैनेजरल पर्सन को अपॉइंट करोगे उनके लिए अप्रूवल लेना होता है एडाई से। और ये कहाँ मेंशन्ड है, ये देखो सेक्शन 34 ए में मेंशन्ड है कि अगर आप किसी भी मैनेजरल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए अथॉरिटी से। और मैंने पहले बताया था अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इरिडाई, ठीक है, उसका मतलब होता है इरिडाई। अब यहाँ पे एक केस समझना, और समझो यही कंपनी थी एबीसी कंपनी और कंट्रोलर था इरिडाई। अब क्या है, इसने बहुत ही ज्यादा फ्रॉड कर दिया, ठीक है, और ये लॉस में जा रही है, ठीक है। तो एडाई क्या करेगा, यहाँ पे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सभी मेंबर्स को निकाल देगा और इनको सुपरसीड कर जाएगा, ठीक है। सुपरसीड कर जाएगा मतलब इनके सारे जो पावर्स है वो छीन लेगा और अपना एक बंदा बिठाएगा इस कंपनी में जो कि इस कंपनी को डील करेगा, ठीक है, ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसका लॉस ना हो। तो जो इस पर्सन को इस कंपनी का इंचार्ज बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पावर दी गई होती है इसको कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को, क्या कि देखो अब इतनी बड़ी कंपनी है जिसको बोर्ड ऑफ 10-15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर चला रहे थे, क्या उस कंपनी को ये अकेला बंदा संभाल पाएगा, नहीं। तो ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट्स कर सकता है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट्स कर सकता है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है थ्रू अप्रूवल ऑफ इरडाई। और ये पावर कहाँ दी गई है, देखो ये दी गई है 34 सी में, अथॉरिटी टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। ये देखो एडिशनल डायरेक्टर्स। अब ये एडिशनल डायरेक्टर कितने अपॉइंट कर सकता है, तो देखो जो भी इनमें से लोअर होगा, ठीक है, लोअर ऑफ 1/3 ऑफ टोटल बीओडी या 5। मतलब अगर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटल 6 हैं तो उसका 1/3 निकाल लो, कितना हुआ 2, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कितने, 5। मतलब जो इन दोनों में से वैल्यू छोटी होगी उतने एडिशनल डायरेक्टर्स ये अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट कर सकती है। मतलब कि अगर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो 18 है, ठीक है, तो उसका 1/3 कितना होता है, 6। और दूसरी वैल्यू क्या दी है, दूसरी तो मैं वैल्यू दी है कि 5 एडिशनल डायरेक्टर, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो कितने एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, 5। वही अगर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो 12 है, तो 1/3 कितना हुआ उसका, 4। और दूसरी वैल्यू तो फिक्स है 5। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 4 ना, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना एडिशनल अपॉइंट कर पाओगे, सिर्फ 4। जो भी इन दोनों वैल्यू में से छोटा होगा, पहली वैल्यू क्या है आपकी, 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरी वैल्यू आपको फिक्स दी गई है 5, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी आएगी उतने नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो। और ये पावर कहां दी गई है, ये पावर दी गई है 34 सी में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 38 की, असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था, यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो देखो ये है हमारा एक पॉलिसी होल्डर, ये है हमारा पॉलिसी होल्डर, इसने करा रखी है पॉलिसी सपोज एलआईसी से। तो एलआईसी इस केस में क्या हुई, इंश्योरर, क्यों, क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। पॉलिसी होल्डर को क्या बोलेंगे हम, इंश्योर्ड, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको चाहिए लोन, सपोज लोन चाहिए, ये गया एसबीआई के पास, एसबीआई से इसने ले लिया लोन और बदले में एसबीआई को क्या दे दिया, अपनी एलआईसी वाली पॉलिसी इसके नाम कर दी। तो उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। जब आप अपनी पॉलिसी किसी दूसरे पर्सन या बैंक के इंस्टीट्यूशन के नाम करते हो तो उस चीज को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, ठीक है। अब यहां पे देखो एक बात यहां पे समझना, आपके पास है एक पॉलिसी, तो पॉलिसी में ना दो चीजें होती है, एक होती है ऑब्लिगेशन और एक होता है आपका राइट, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन क्या होता है एक पॉलिसी का, कि सपोज आपने एक पॉलिसी खरीदी है तो आपका ऑब्लिगेशन क्या होगा कि आपको इसका प्रीमियम भरते रहना पड़ना है, हर साल इसका प्रीमियम भरना है, ठीक है, वो होता है आपका ऑब्लिगेशन। और आपका राइट क्या होता है कि बाय चांस आपकी डेथ हो जाती है या आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वो आपका राइट है
कि अगर आपकी डेथ होगी तो आपके घर वालों को अमाउंट मिलेगा, और अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको पैसा मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो आपका राइट होता है। तो जब भी आप असाइनमेंट करते हो जिसमें आप पॉलिसी ट्रांसफर करते हो, तो इनमें से क्या ट्रांसफर होता है? ओनली राइट्स ट्रांसफर होते हैं, ये बात याद रखना, ओनली राइट्स ट्रांसफर होंगे। ऑब्लिगेशन कभी ट्रांसफर नहीं होते, ऑब्लिगेशन हमेशा पॉलिसी होल्डर के ही रहेंगे, ठीक है, अगर वो असाइनमेंट करता है तो। असाइनमेंट डीड क्या होता है? अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर करता है तो उसके सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होंगे, ऑब्लिगेशन पॉलिसी होल्डर पे ही रहेगी। इस केस में जैसे इसने एलआईसी की पॉलिसी असाइन कर दी एसबीआई को, तो जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो कौन भरेगा? अब अभी भी पॉलिसी होल्डर ही भरेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका ऑब्लिगेशन है। ट्रांसफर क्या हुआ इस केस में? अगर बाई चांस इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा? एसबीआई को मिलेगा। वो अपना लोन रिकवर करेगा, फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो इस पॉलिसी होल्डर के परिवार को देगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर बाई चांस ये पॉलिसी होल्डर की जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है और ये लोन फुलफिल नहीं करता, तो सारा पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा? एसबीआई को मिलेगा। वो अपना लोन रिकवर करेगी और बचा हुआ पैसा इस पॉलिसी होल्डर को देगी। तो सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं, ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं यहाँ पे। सपोज ये पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, इसने अपनी जो पॉलिसी है वो एसबीआई के नाम कर दी, बदले में लोन ले लिया, तो क्या ये काम आपस में डिसाइड करके कर सकते हैं? मतलब पॉलिसी होल्डर और एसबीआई ने आपस में डिसाइड किया, एक दूसरे का नाम किया और चल पड़ा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जो पॉलिसी होल्डर है उसको पहले एलआईसी को, जो उसका इंश्योरर है, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाके वो असाइनमेंट डन कर सकता है। तो देखो इस सिनेरियो में सपोज ये पॉलिसी होल्डर गया एलआईसी के पास और इसको बता रहा है कि भाई मैं ऐसे ऐसे आपकी पॉलिसी एसबीआई के नाम कर रहा हूँ और वहां से लोन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज एक केस ऐसा लेते हैं कि जो एलआईसी है, ठीक है, उसने मना कर दिया पॉलिसी होल्डर को कि ऐसा मत करो, हम इसको अप्रूवल नहीं देते। तो इस केस में पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है? इस केस में पॉलिसी होल्डर के पास 30 दिन है, 30 डेज का टाइम है, वो एडाई के पास जाके कंप्लेन कर सकता है एलआईसी की, जो उसका इंश्योरर है उसकी, ठीक है, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकता है। अगर इंश्योरर जो है वो मना करता है असाइनमेंट के लिए, तो पॉलिसी होल्डर एडाई के पास कंप्लेन कर सकता है 30 डेज में। तो ये था हमारा असाइनमेंट, ठीक है। इसको बड़े अच्छे से समझना कि असाइनमेंट में जो आप पॉलिसी ट्रांसफर करते हो तो उसमें सिर्फ आपका राइट्स ट्रांसफर होते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं होती ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, असाइनमेंट तो ये प्रोसेस हो गया। अब जो पॉलिसी होल्डर है जो अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? असाइनर। ये बात याद रखना, उसको बोलते हैं असाइनर, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और जिसके नाम पे ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं असाइनी, ठीक है। जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलते हैं असाइनी, और जो ट्रांसफर कर रहा होता है, जिसकी पॉलिसी होती है, उसको बोलते हैं असाइनर। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और ये कहाँ सब कुछ मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 38 में। अब बात करते हैं हम सेक्शन 39 की, जो कि है नॉमिनेशन। तो देखो जो आपकी पॉलिसी है उसकी नॉमिनेशन आपको करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा किसको मिलेगा? आप जिसको आपने नॉमिनी करवाया होगा उसको पैसा मिलता है वो। तो ये काम मेंशन है आपके सेक्शन 39 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो या तीन बातें रखते हैं कि देखो, पहला, क्या आप किसी माइनर को नॉमिनी बना सकते हो? किसी माइनर को नॉमिनी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। आप एक किसी माइनर, माइनर क्या होता है? जो अंडर एज हो। अंडर एज कितनी है हमारे इंडिया में? 18। जो 18 साल से कम का हो, क्या उसको नॉमिनी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं माइनर को। पर उस केस में क्या है, आपको एक गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा, गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा उस नॉमिनी का, ठीक है। जो अंडर एज है, जो माइनर है, उसका आपको एक गार्डियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा साथ में, अगर आप माइनर को नॉमिनी बनाते हो, ठीक है। फिर दूसरा केस, क्या आप नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अब सिनेरियो देखो, जैसे ऋतिक रोशन का रख लो। ऋतिक रोशन ने अपनी पॉलिसी ले रखी हो सपोज, और अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया। अब उनका तलाक हो गया, अब उसको अपनी वाइफ से क्या मतलब? तो यहाँ पे क्या करेगा ऋतिक रोशन? जाके अपनी वाइफ का नाम कैंसिल करवा देगा और किसी और का नाम लिखवा देगा अपने पॉलिसी में। तो आप नॉमिनेशन कैंसिल भी करवा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो रखते हैं। देखो तीसरा सिनेरियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सपोज जैसे हमने असाइनमेंट वाली बात की अभी। असाइनमेंट क्या था कि पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी दी एसबीआई को, ठीक है, और बदले में इनसे लोन ले लिया। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो जो आपकी नॉमिनेशन होगी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। कैंसिल इन द सेंस पूरी कैंसिल नहीं होती। सपोज जैसे कि ये पॉलिसी थी, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी में अमाउंट या डेथ पे अमाउंट मिलना था 20 लाख रुपए, और इस पर्सन ने लोन ले रखा है सपोज 10 लाख का, ठीक है, और नॉमिनी बना रखा अपने सन को, और इसने पॉलिसी
क्या करवा दी, असाइनमेंट करवा दी, ट्रांसफर कर दी एसबीआई को और बदले में लोन ले लिया। अब बीच में इसकी डेथ हो जाती है तो देखो 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये 20 लाख में सबसे पहला हक होगा एसबीआई का, वो पहले अपने 10 लाख रुपए कवर करेगा, फिर जाके नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। तो ये केस भी याद रखना कि अगर असाइनमेंट हुई हुई पॉलिसी तो सबसे पहला क्लेम किसको मिलता है, असाइनी को मिलता है, ना कि नॉमिनी को। ये बात याद रखना, अगर कोई पॉलिसी असाइनमेंट है, ठीक है, पॉलिसी असाइंड है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर की हुई है पॉलिसी और बदले में लोन लिया है, तो उस केस में अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो सबसे पहला क्लेम किसको मिलेगा, असाइनी को, फिर जो बच जाएगा वो मिलेगा नॉमिनी को। ये बात याद रखना आप, ठीक है, ये केस याद रखना। इस केस में क्या होगा, असाइनी को पहले मिलेगा फिर नॉमिनी को मिलेगा। तो ये था हमारा नॉमिनेशन, ठीक है, इससे बेसिक क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। बात करते हैं आगे, और बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 10 की। तो देखो सेक्शन 10 हम वही एग्जांपल से समझेंगे। मेरी एबीसी कंपनी थी और मैंने कंपनी ओपन की थी लाइफ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जनरल में और री इंश्योरेंस में। अब देखो मैंने जो लाइफ इंश्योरेंस बेची होंगी उनसे मेरे को प्रीमियम आएगा, हेल्थ वाली बेची होंगी उनसे भी प्रीमियम आएगा, जनरल वाली से भी आएगा, री इंश्योरेंस वाली से भी आएगा। तो ये जो प्रीमियम आ रहे हैं मेरे को, क्या इन सभी प्रीमियम को मैं एक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूँ, नहीं, ठीक है, इनके लिए मेरे को अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जिसमें ये जैसे लाइफ का जो भी प्रीमियम आ रहा है वो एक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, हेल्थ का जो भी प्रीमियम आ रहा है वो एक अकाउंट में डिपॉजिट आएगा, जनरल का जो भी प्रीमियम आ रहा है वो एक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, और री इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम आ रहा है वो अलग अकाउंट में डिपॉजिट होगा। इन सबको मैं एक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या, जाहिर सी बात है कि आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल किसका, वही बात है, अथॉरिटी से रिटर्न में अप्रूवल चाहिए। अथॉरिटी क्या है, इरडाई, ठीक है। तो अगर आपके पास इरडाई से अप्रूवल है तो आप इन सभी सेक्टर से जो प्रीमियम आ रहा है उसको एक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, नहीं तो आपको हर सेक्टर के लिए अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उनका जो प्रीमियम आ रहा है वो अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 10, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 32B से लेकर 32D तक। तो ये सेक्शन पता है फैमिलियर होंगे आपको, अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस वाली क्लास देखी होगी, वहां पे मैंने पढ़ाया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या था कि जैसे एक बैंक है वो लोन करता है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसको मैंडेटरी है कि जो भी वो लोन कर रहा है उसका कुछ हिस्सा उसको पर्टिकुलर फील्ड्स में करना ही पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एसएमई हो गया, ठीक है, उन फील्ड्स में उसको वो लोन करने ही पड़ेंगे। जो भी लोन कर रहा है उसमें से कुछ परसेंट उसको ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करने ही पड़ेंगे। वैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये ऑब्लिगेशंस है कि देखो जो भी इंश्योरेंस कर रही है उसमें से कुछ इंश्योरेंस उसको कहाँ का करनी पड़ेगी, सेक्शन 32B बोलता है कि भाई उसको रूरल और सोशल सेक्टर्स में इंश्योरेंस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर 32C बोलता है कि उसको देखो इंश्योरेंस कहाँ का करनी पड़ेगी, रूरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी करनी पड़ेगी और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, मतलब उसको मैंडेटरी है ये करना। फिर सेक्शन 32D बोलता है कि देखो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको थर्ड पार्टी रिस्क ऑफ मोटर व्हीकल्स को भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है, उस सेक्टर में भी इंश्योरेंस बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर बाय चांस इन तीनों में से कोई भी रूल का वायलेशन करती है और इंश्योरेंस नहीं करती है, इन तीनों में से किसी भी फील्ड में इंश्योरेंस करने से मना करती है या प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं कर रही है, तो उस पर जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी किस तहत के एक्ट के तहत लगेगी, सेक्शन 105B के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देना, यहाँ पे लिखा है 25 करोड़, ठीक है, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, 25 करोड़। अब जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, इंश्योरेंस कंपनी वो बेसिकली दो एक्ट्स पे काम करती है। एक तो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा इरिडाई एक्ट 1999, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों एक्ट के किसी भी रूल का वायलेशन करती है, किसी भी रूल का, जो मर्जी रूल हो, ठीक है, उसका वायलेशन करती है, तो जाहिर सी बात है उस पर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। और एक इंश्योरेंस कंपनी में मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 25 करोड़। चाहे जो मर्जी रूल वायलेट करे उसमें मैक्सिमम पेनल्टी, मैक्सिमम का जरूरी नहीं 25 करोड़ ही लगेगी, 25 करोड़ से कम लगती है, पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगाना चाहो तो कितनी लगा सकता है एलटीआई, सिर्फ 25 करोड़। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी पे किसी रूल को वायलेट करने पे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 25 करोड़, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंश्योरेंस एक्ट के इंश्योरेंस एक्ट 1938 से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़े से और बचे हैं, टाइम लगेगा तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ टाइप ऑफ इंश्योरेंस में मैं एक वीडियो बना दूं, ठीक है। तो जैसे टाइम लगेगा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।